आज रानी कौवी का भाई उसके घर पर आया हुआ था। भैया, आज मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। जब भी आते हो मेरे घर पर बिना भोजन खाए जाते हो, पर आज नहीं। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए मजेदार सा भोजन लेके आती हूँ। रानी कौवी पंखा चला देती है और अपने भाई को मजेदार सा भोजन ला के देती है। अरे वाह वाह रानी, तुम्हारा ये पंखा तो बहुत अच्छी हवा दे रहा है। कहाँ से लिया ये पंखा? इसी जंगल में एक दुकान है, वहाँ से लिया है। भाई, अगर आपको चाहिए हो तो बताना, मैं कालू जी से बोल दूंगी, वे आपके लिए भी एक पंखा खरीद लेंगे। हाँ हाँ रानी, मुझे भी चाहिए ऐसा पंखा। आजकल इस गर्मी ने तो परेशान कर रखा है। बताओ रानी, कितने का है ये पंखा, ताकि मैं कालू कौवे को पैसे देकर ये पंखा मंगवा लूँ। 500 रुपये का। 500 रुपये का लिया था ये पंखा। वो आएंगे तो उनसे कह दूंगी कि वे आपके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही पंखा लेकर आ जाएं। बस फिर रानी कौवी का भाई वे भोजन खाता है और रानी कौवी को 500 रुपये देकर वे वापस से अपने जंगल चला जाता है। अरे रानी, पंखा चलाओ यार, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम भी ना, गर्मी के अंदर पंखा कौन बंद रखता है? कालू जी, सारा दिन पंखा चलाओगे तो बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, आप दे नहीं पाओगे। इसीलिए बस मैं पंखा बंद कर देती हूँ। हाँ हाँ भाई, पर अभी तो चलाओ ना पंखा, मैं यहाँ गर्मी में मर रहा हूँ। रानी कौवी फिर पंखा चला देती है और लाकर कालू कौवे को वे ठंडा पानी पिलाती है। वाह वाह रानी, क्या पंखा है हमारा। जब से लिया है रात दिन का सुकून हो गया है। हमारे घर में तो गर्मी का पता ही नहीं चलता। हाँ, ये बात तो है। पता है कालू जी, आज मेरे भैया आए थे। जब उन्होंने ये पंखा देखा तो वो भी इसकी बहुत तारीफें करने लगे। मुझे पैसे भी देकर गए, कह रहे थे कि आपसे कहकर मैं उनके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही पंखा मंगवा लूँ। अच्छा, तुम्हारे भाई को भी ऐसे ही पंखा चाहिए। पर रानी, तुम्हारे भाई ने पंखा लाने के लिए कितने पैसे दिए तुम्हें? 500 रुपये दे गए हैं। आप भी तो इतने का ही लाए थे, इसीलिए मैंने उनसे भी 500 रुपये ले लिए। कंजूस कहीं का, जितने का पंखा है उतने पैसे दे के गया है। अगर ज़्यादा पैसे दे देता तो बाकी के बचे हुए पैसे मेरी जेब में जाते। पर कोई नहीं यार, भाई की जेब से पैसे निकलवाना मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या कालू जी, किस सोच में पड़ गए? मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप मेरे भाई के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही पंखा लेकर आ जाओ। हाँ, क्यों नहीं यार, मैं भाई के लिए पंखा ले आऊँगा। पर रानी, अब पंखा 500 का नहीं रहा। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं वैसे पंखों के दाम भी बढ़ रहे हैं। पहले एक पंखा 500 का था, पर अब वही पंखा 1000 रुपये का हो गया है। अरे बाप रे, 1000 रुपये का? पर भाई तो मुझे सिर्फ 500 रुपये दे के गए हैं। कोई बात नहीं रानी, मैं पंखा ले आता हूँ। जब भाई पंखा लेने के लिए आएंगे तो हम उनसे 500 रुपये और ले लेंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन कालू कौवा 500 रुपये का ही नया पंखा खरीद कर ले आता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कालू कौवे कि तुम मेरे लिए ये पंखा लेकर आए। देखना, तुम्हारी भाभी ये पंखा देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। भाई, ये पंखा 500 रुपये का नहीं मिला, बल्कि 1000 रुपये का मिला है। गर्मी की वजह से पंखों के दाम बढ़ गए हैं, इसीलिए 500 रुपये आपको मुझे और देने पड़ेंगे। अच्छा, इतना महंगा हो गया ये पंखा? चलो खैर है, अब तो तुम ले आए हो ना, मैं तुम्हें 500 रुपये दे देता हूँ। कालू कौवे को 500 रुपये और मिल जाते हैं। रानी कौवी के भाई को बेवकूफ़ बनाकर कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। रानी कौवी का भाई फिर वे पंखा एक गाड़ी पर रखकर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में वही पंखों की एक बड़ी सी दुकान नजर आती है। अरे, इस दुकान में तो ऐसे ही पंखे रखे हुए हैं। जरूर कालू कौवे ने इसी दुकान से ये पंखा खरीदा होगा। रानी कौवी का भाई फिर उस दुकान पर आकर दुकानदार से पंखों के बारे में पूछने लगता है। अरे भैया, क्या कालू कौवे ने इसी दुकान से पंखा खरीदा था? क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही पंखा है। हाँ, मेरे पास से ही लेकर गया है कालू कौवा पंखा। वैसे तो ये पंखा 700 रुपये का है, पर कालू कौवा मेरा अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे 500 रुपये में दे दिया पंखा। ये बात सुनकर रानी कौवी का भाई तो हैरान रह जाता है। उसे कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अच्छा हुआ कि ये बात मुझे पता लग गई। कालू कौवे ने मुझे धोखा दिया। 500 रुपये का पंखा उसने मुझे 1000 रुपये में दिया। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। उसे अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा की बार वो मेरे साथ कभी ऐसा करने के बारे में सोचेगा नहीं। रानी कौवी का भाई फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वे उसी जंगल में एक मोबाइल की दुकान पर आता है। अरे भैया, मुझे 500 रुपये के अंदर अंदर एक अच्छा सा मोबाइल फोन दिखाओ। 500 रुपये वाला चाहिए? अच्छा रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। कबूतर फिर 500 रुपये के अंदर वाला एक मोबाइल फोन दिखाता है। ये है 500 रुपये का मोबाइल,
पर ये चलने में बहुत बढ़िया है। कहीं से भी कॉल करोगे तो आवाज बिल्कुल साफ आएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ये मुझे दे दो और इसके जो पैसे हैं वो जाकर तुम कालू कौवे से ले लेना। कालू कौवे से? पर कालू कौवे से क्यों? कालू कौवा है कौन आपका? रानी कौवी को तो तुम जानते होगे ना, मैं उसका भाई हूँ। इसीलिए इस मोबाइल के पैसे तुम जाकर कालू कौवे से ले लेना। मेरी बात हो गई है कालू कौवे से। ठीक है, आप ये मोबाइल ले जाओ, मैं पैसे इसके कालू कौवे के घर जाकर उससे ले लूंगा। अच्छा सुनो, ये चिट्ठी पकड़ो और ये कालू कौवे को दे देना। उसे बता देना कि ये चिट्ठी मैंने उसे दी है। फिर रानी कौवी का भाई वे मोबाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी फिर वे चिट्ठी लेकर कालू कौवे घर पर पैसे लेने के लिए आ जाता है। लाओ भाई कालू कौवे, 500 रुपए दो। रानी कौवी का भाई मेरी दुकान पर आया था और मुझसे 500 रुपए का मोबाइल लेकर गया है। वो कह रहा था कि पैसे तुम दोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आ गया। कबूतर फिर वे चिट्ठी कालू कौवे को देता है। 500 रुपए का पंखा 1000 रुपए में देते हो मुझे? धोखेबाज कहीं के। आइंदा के बाद ऐसा करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाप के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। लो भाई कालू कौवे, जल्दी से दो मेरे पैसे, मुझे जाना है दुकान पर। कालू कौवा क्या करता, वे रानी कौवी को सच्चाई बता नहीं सकता था, इसीलिए मोबाइल के पैसे वे कबूतर को दे देता है। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा एक दूसरे को पसंद करते थे। उन दोनों का तो रिश्ता भी पक्का हो गया था। मीनू चिड़िया, अब तो हमारा रिश्ता पक्का हो गया है और हमारी जल्दी शादी भी हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जल्दी मेरी पत्नी बन जाओगी। हाँ सोनू चिड़ी, मैं भी बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। पहले तो मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, पर मैंने उन्हें किसी तरह मना लिया। अब 1 हफ्ते के बाद हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ही बहुत ज्यादा ही खुश थे। पर इसी जंगल में मीनू चिड़िया की एक कजन रहती थी जो सोनू चिड़े को बहुत ज्यादा ही पसंद करती थी। हाँ भाई सोनी, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। सोनू चिड़े के साथ तो मीनू चिड़िया भी घर के अंदर आई थी। क्या बात है भाई सोनू चिड़ी, तुम्हारे साथ ये मीनू चिड़िया क्यों आई है? सोनी याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक चिड़िया को पसंद करता हूँ। वे चिड़िया और कोई नहीं बल्कि ये मीनू चिड़िया है। पता है, हमारा रिश्ता पक्का हो गया है और 1 हफ्ते के बाद हमारी शादी है। हाँ सोनी, इसीलिए हमने सोचा कि हम सबसे पहले आकर शादी का न्योता तुम्हें ही दे दें। हमारी शादी में तुम्हें जरूर आना है। ये बात सुनकर तो सोनू चिड़िया को बहुत दुख होता है। उसे तो मीनू चिड़िया पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। ये रही तुम्हारी मिठाई, ये खाओ और मुंह मीठा करो। चलो भाई, अब हम चलते हैं, हमें और जगह भी जाना है। सोनू चिड़िया ने मुझसे कहा था कि वे किसी चिड़िया को पसंद करता है। मुझे लगा वो चिड़िया मैं ही होंगी, पर वो चिड़िया तो मीनू चिड़िया निकली। मीनू चिड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं जिसे पसंद करती थी उससे शादी कर रही है ये। सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे ठान लेती है कि वे किसी भी कीमत में मीनू चिड़िया की शादी सोनू चिड़िया से होने नहीं देगी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इसी तरह फिर पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। आज शादी का मंडप सज जाता है। मीनू चिड़िया तो सोनू चिड़िया के घर पर ही तैयार हुई थी। वे तो दुल्हन बनकर पूरी तरह से तैयार थी। वाह वाह मीनू चिड़िया, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो तुम तो। चलो चलो, हम भी चलते हैं शादी के मंडप में। सोनू चिड़िया और सारे पक्षी तो वहाँ पर आ गए होंगे। रुको मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम्हें प्यास लगी होगी, पानी पी लेना, फिर चलते हैं बाहर। बहाने से सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही इसकी शादी मैं सोनू चिड़िया से होने नहीं दूंगी। जो मैंने सोच रखा है, अगर मैं उसमें कामयाब हो गई तो आज तो सोनू चिड़िया मेरा हो ही जाएगा। फिर सोनी चिड़िया एक बड़ा सा डंडा लेकर आती है और पीछे से मीनू चिड़िया के सर पर जोर से मारती है। बेचारी मीनू चिड़िया उसी समय बेहोश हो जाती है। बस अब तो ये बेहोश रहेगी और इसकी जगह दुल्हन अब मैं बन जाऊंगी। फिर सोनू चिड़िया की शादी मुझसे हो ही जाएगी। फिर क्या, सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया को एक कुर्सी के साथ रस्सियों से बांध देती है और खुद वे दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। आज से सोनू चिड़िया बस मेरा हो जाएगा, जीवन भर मैं ही रहूंगी उसकी पत्नी। वहीं दूसरी तरफ मंडप में पक्षियों के साथ बारात भी आ चुकी थी। बधाई हो सोनू चिड़े, पर हाँ तुम भी आज से कैद होने वाले हो, जैसे कि मैं हो गया। मेरी शादी जब से रानी से हुई है। कालू कौवे रानी कौवी को नहीं लाए
तभी तो बोल रहे हो इस तरह। तभी सोनी चिड़िया भी मुंह पर घूंघट ओढ़े मंडप में आ जाती है। चलो भाई, मीनू चिड़िया भी आ गई। अब जल्दी से दोनों एक दूसरे को हार पहनाओ। दोनों ही फिर एक दूसरे को हार पहना देते हैं। आखिरकार सोनी चिड़िया की शादी सोनू चिड़े से हो ही जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने अभी तक ये घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है? शादी तो हो गई ना हमारी। चलो अब ये घूंघट उतार दो। वो क्या है ना सोनू चिड़े, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि हमारे घर का रिवाज है कि शादी के बाद भी मैं ये घूंघट को नहीं उतार सकती। इसीलिए ये घूंघट तो मुझे अपने सर पर रखना ही पड़ेगा। क्या बोल रही हो मीनू चिड़िया? पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर से तुमने ये घूंघट भी ओढ़ा हुआ है। अगर इसे नहीं उतारोगी तो तुम्हें गर्मी तो और ज्यादा लगेगी। मुझे माफ करना सोनू चिड़े, पर मैं अपनी माँ की बात कर रद्द नहीं कर सकती। इसीलिए इस घूंघट को तो मुझे ओढ़े रखना पड़ेगा। सोनी चिड़िया इस तरह सोनू चिड़े को बेवकूफ बना रही थी और वे सारा दिन घर में बस घूंघट ओढ़े घूमती है। फिर एक हफ्ता गुजर जाता है। रोजाना सोनू चिड़े के काम पर जाने के बाद सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास आती और उसे भोजन खिलाती ताकि मीनू चिड़िया जिंदा रहे। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया सोनी चिड़िया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखना, एक दिन आएगा जिस दिन सोनू चिड़िया को इस सच्चाई के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। देखो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ, बस मुझे सोनू चिड़िया पसंद था, इसीलिए मुझे उससे शादी करने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ा। सोनी चिड़िया याद रहे, सोनू चिड़िया तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है, और जिस दिन उसे इस सच्चाई का पता लगेगा वो दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मैं हमेशा अपने मुंह पर घूंघट ओढ़ के रखूंगी। सोनू चिड़िया को इस बात का मैं कभी पता लगने ही नहीं दूंगी। इसी तरह रोजाना चालाक सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया को भोजन लाकर देती और वे अपने घर में सारा सारा दिन घूंघट ओढ़ के रखती। यार मीनू, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बताओ ना तुमने भोजन में क्या बनाया है? दाल मखनी बनाई है, आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना? रुकिए जरा, मैं बस अभी गर्म कर देती हूँ। चूल्हे में आग जल रही थी, तभी सोनी चिड़िया के दुपट्टे में आग लग जाती है और उसका दुपट्टा आग से जलने लगता है। अरे अरे मीनू, देखो तुम्हारे घूंघट में आग लग गई, तुम्हारा घूंघट जल रहा है। हाय रे, ये आग कैसे लग गई? मेरे घूंघट में आग कहाँ से लग गई? घबराकर सोनी चिड़िया अपना घूंघट उतार कर फेंक देती है और आज सोनू चिड़िया के सामने सोनी चिड़िया का असल चेहरा आ ही जाता है। सोनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कब से घूंघट के अंदर तुम थी? हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से मैंने अपना घूंघट क्यों उतार दिया? बताओ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम मेरे घर में अभी क्या कर रही हो? और मेरी मीनू चिड़िया कहाँ है? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सोनू चिड़े, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी, पर तुम होके मीनू चिड़िया को पसंद करते थे और उससे शादी करने वाले थे। पर ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने शादी वाले दिन मीनू चिड़िया को बेहोश कर दिया और उसे अपने घर में कैद कर लिया। और उस दिन मैंने मीनू चिड़िया की जगह तुमसे शादी कर ली। तब से अभी तक मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। क्या इतने दिनों से तुम मेरे साथ रह रही थी? मेरी मीनू चिड़िया कहाँ है? कहाँ है मेरी मीनू चिड़िया? फिर क्या, सोनू चिड़िया के कहने पर सोनी चिड़िया उसे अपने घर में मीनू चिड़िया के पास लेकर आती है। मुझे पता है सोनू चिड़े, एक न एक दिन आपको इस सच्चाई का पता लग ही जाएगा। देखिए जरा, इसने मुझे कब से किस तरह से बांध के रखा है। मुझे माफ कर दो सोनू चिड़े, और मीनू चिड़िया तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने बस सोनू चिड़िया से शादी करने के लिए ये सब किया, वरना मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सोनू चिड़िया, तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम हमेशा याद रखोगी। सोनू चिड़े जाने दें, आपकी शादी तो अब इस चिड़िया के साथ हो ही गई है, इसीलिए अपने घर को खराब ना करें और इस चिड़िया के साथ आप खुशी खुशी रहें। नहीं मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। इस चिड़िया का क्या है, मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं सोनू चिड़े, मुझे माफ कर दो, बस मुझे छोड़ना नहीं। चाहो तो तुम मीनू चिड़िया से दूसरी शादी कर लो। बस फिर क्या था, अब सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है और अब वे दोनों पत्नियां एक साथ ही एक घर में रहती थीं। चलो भाई, आज लुका छुपी खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। पर चोर कौन बनेगा? हर बार मैं ही बनती हूँ चोर, इस बार मैं नहीं बनूंगी चोर, पहले ही बता देती हूँ। नन्हे कबूतर, तुम कभी चोर नहीं बने, इसलिए इस बार चोर तुम बन जाओ। हम सब छुप जाते हैं, तुम हमें ढूंढना। हाँ हाँ नन्हे कबूतर, चोर तो तुम ही बनोगे इस बार, हम जाके छुप रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं चोर बनने को तैयार हूँ, तुम सब जाओ, जाकर छुप जाओ। बस फिर सारे नन्हे पक्षी छुपने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं
और नन्हा कबूतर अपना मुंह दूसरी ओर करके खड़ा हो जाता है। कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं? कोई छुपने की जगह नजर नहीं आ रही। जल्दी से मुझे छुपना होगा कहीं पर। तभी मानो चिड़िया को सामने एक पुरानी सी अलमारी रखी हुई नजर आती है। अरे वाह, अलमारी के अंदर जाकर छुप जाता हूँ। नन्हा कबूतर तो सोच भी नहीं सकता कि अलमारी के अंदर भी कोई छुपा होगा। मानो चिड़ा अलमारी के अंदर छुप जाता है और दरवाजा वे बंद कर लेता है। बस तभी राजू कौवा भी वहीं पर आ जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कोई भी ऐसी जगह नजर नहीं आ रही जहाँ पर मैं छुप सकूं। क्या करूं, कहाँ जाकर छुपूं? कबूतर आता ही होगा। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो अगली बार चोर मुझे बनना पड़ेगा। राजू कौवे को भी सामने वही पुरानी अलमारी रखी हुई नजर आती है। अरे वाह, अलमारी मिल गई छुपने की जगह। जल्दी से जाकर इस अलमारी के अंदर छुप जाता हूँ। राजू कौवा भी अलमारी का दरवाजा खोलता है और अलमारी के अंदर छुपकर वे दरवाजा बंद कर लेता है। राजू कौवे, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? यहाँ पर तो मैं छुपा हूँ। जाओ जाओ भाई, कहीं और जाकर छुपो। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बाहर तो छुपने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ अंदर आ गया। कोई बात नहीं यार, हम दोनों यहाँ पर आराम से छुपेंगे। कबूतर हमें ढूंढ नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, पर चुपचाप रहना, ज्यादा आवाज न करना, वरना कबूतर हमें पकड़ लेगा। कुछ ही देर के बाद बुलबुल और तोता भी उसी अलमारी का आकर दरवाजा खोलते हैं। अरे भाई, नजर नहीं आ रहा क्या? अलमारी के अंदर हम दोनों छुपे हैं। जाओ जाओ भाई, तुम दोनों कहीं और जाके छुपो। हम कहाँ जाएंगे? पेड़ पर छुपेंगे तो नन्हा कबूतर हमें जल्दी पकड़ लेगा। इसीलिए हम दोनों भी यहाँ पर इस अलमारी के अंदर छुपने के लिए आए हैं। अरे भाई, तुम दोनों कहीं और जाके छुप जाओ ना। और वैसे भी तोते, तुम्हारा तो रंग भी हरा है। तुम अगर पेड़ में छुप जाओगे तो कौन सा नजर आओगे? नहीं, मैं तो यही छुपूंगा। अलमारी के अंदर छुपूंगा ना तो कबूतर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अरे भाई, ये लड़ने का समय नहीं है। जिसे छुपना है छुप जाए अलमारी के अंदर। बस जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद करो, वरना कबूतर आ जाएगा। फिर क्या, सारे के सारे नन्हे पक्षी उसी अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। सब छुप जाओ, ढूंढेगा ये चोर। सबके सब पकड़े जाएंगे तो मच जाएगा शोर। कोई छुपे ना छुपे, मैं आ रहा हूँ। नन्हा कबूतर फिर अपने दोस्तों को पूरे जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ बारूचील अपने घर में काफी ज्यादा भूखी बैठी थी। मम्मा, आज तो हमने सुबह का भोजन भी नहीं खाया। हम अगर ऐसे ही भूखे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। कुछ करो ना, कहीं से भोजन लेकर आओ। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तुम्हारे नन्हे से पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। मैं जाती हूँ, आज तो कोई ना कोई शिकार मैं ढूंढ कर ही लाऊंगी। बस मैं यूं गई और यूं आई। मेरे आने तक का तुम इंतजार करो बस। बारूचील अपने बेटे के लिए शिकार ढूंढती हुई जंगल में आ जाती है। वे यहाँ वहाँ घूमती है पर उसे कोई भी नन्हा पक्षी नजर नहीं आता। कहाँ चले गए सारे नन्हे पक्षी? नन्हे पक्षी क्या, कोई बड़ा पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। कितने चालाक हो गए हैं जंगल के पक्षी। मेरे आने से पहले ही अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। बारूचील फिर से पूरे जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी उससे वे पुरानी सी अलमारी नजर आती है। अरे वाह, ये पुरानी सी अलमारी बहुत अच्छी लग रही है। और वैसे भी पुरानी चीजें तो बहुत मजबूत होती हैं। इसे बेचकर मुझे पैसे मिल जाएंगे थोड़े से। फिर उन पैसों से मैं मांस खरीद लूंगी। कम से कम आज के दिन तो मैं और मेरा बेटा पेट भरकर मांस खा लेंगे। बस फिर क्या था, बारूचील खुशी खुशी वे अलमारी उठाकर गाड़ी पर रख देती है और उसे अपने साथ ले जा रही थी। पर उसे क्या ही पता था कि इस अलमारी के अंदर तो काफी सारे नन्हे पक्षी छुपे बैठे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद बारूचील वे अलमारी लेकर अपने घर पर आ जाती है। पहले मैं इस अलमारी को खोल के अच्छे से देख लेती हूँ कि अंदर से ठीक तो है ना। कहीं ऐसा ना हो ये अलमारी अंदर से खराब हो और मुझे पैसे कम मिलें। बारूचील जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलती है तो वे अंदर इतने सारे बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है। हाय रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? इतने सारे नन्हे पक्षी, वो भी इस अलमारी के अंदर। मेरी तो लॉटरी लग गई मेरी तो। मैं कहाँ एक नन्हे पक्षी का शिकार करने निकली थी, पर मुझे अलमारी के साथ इतने सारे बच्चे मिल गए। बचाओ, हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। तुम सबको बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ये इलाका दूर दूर तक मेरा है। मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरे इलाके के अंदर आ नहीं सकता। चालाक जालिम चील अलमारी का दरवाजा दोबारा बंद कर देती है। और ये क्या, वे तो अलमारी को चैन से बांध देती है। अरे, ये नन्हा चील कहाँ चला गया? थोड़ी देर पहले तो भूख के मारे रोई जा रहा था।
चलो कोई नहीं, वापस आएगा तो मैं उसके लिए मजेदार सा भोजन बना के रखूंगी। तभी वहाँ पर भागी भागी बारूचील की दोस्त राशि चील आ जाती है। गजब हो गया बारूचील, बहुत बुरा हुआ। पता भी है तुम्हारा बेटा कितनी मुश्किल में है। तुम्हारे बेटे को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, मगरमच्छ के मुंह में है वो। चलो चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि वे भूखा मगरमच्छ तुम्हारे बच्चे को खा ले। हाय रे राशि, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरा बेटा मगरमच्छ के मुंह में है, हम क्या करें, उसे कैसे बचाएं? सुनो बारूचील, मेरे पास एक बढ़िया सा उपाय है। उस जालिम मगरमच्छ ने तुम्हारे बेटे को अभी तक खाया नहीं है, वो उसी के मुंह में है। तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ और उस मगरमच्छ को किसी तरह बातों में लगा के रखो। मैं फिर तेजी में आऊंगी और उस मगरमच्छ के मुंह से तुम्हारे बेटे को निकाल कर फौरन से भाग जाऊंगी। ये सुनते ही बारूचील भागी भागी फौरन से उस मगरमच्छ के पास चली जाती है। हे मगरमच्छ, छोड़ दे मेरे बेटे को। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर इससे कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बारूचील मगरमच्छ को अपनी बातों में लगाई हुई थी। तभी सामने से राशि चील तेजी में आती है और मगरमच्छ के मुंह से नन्हे चील को निकालकर वहाँ से भाग जाती है। हाश, बच गया, मेरा बेटा बच गया। हे मगरमच्छ, मेरे बेटे को अगर कुछ भी हो जाता तो समझ ले आज तेरा आखिरी दिन होता। बारूचील भी फिर वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, शुक्र है मेरी जान बच गई, वरना वे जालिम मगरमच्छ तो मुझे खा ही लेता। तुम भी ना नन्हे चील, तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। कितनी बार मना किया है मैंने कि दरिया के पास ना जाया करो, जब भी पानी पीना हो तो मुझे बता दिया करो। और राशि, तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अगर ना होती तो शायद मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। कोई बात नहीं बारूचील, चलो चलो अब मैं चलती हूँ, तुम बस आगे से ध्यान रखना। राशि चील फिर वहाँ से चली जाती है। तभी बारूचील दोबारा से अलमारी को खोलकर उन सारे नन्हे पक्षियों को देखती है। अभी कुछ देर पहले मेरा बेटा भी इसी तरह डरा हुआ था, चीख रहा था, सबसे मदद मांग रहा था। चील आंटी प्लीज हमें छोड़ दें, हमारे मम्मा पापा हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। हाँ, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे माँ बाबा हमारे बिना कैसे रहेंगे? मैं कैसे इन बच्चों को खा सकती हूँ? इनके माता पिता भी मेरी ही तरह अभी कितने ज्यादा परेशान होंगे। मैं अपने बेटे को तो मौत के मुंह से बचा लिया ही, पर मुझे एहसास हो गया कि मैं पक्षियों के साथ कितना गलत कर रही थी। बारूचील को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर ना बीते दूसरों की तकलीफ का कभी एहसास नहीं होता। बस फिर क्या, बारूचील सारे बच्चों को अलमारी से बाहर निकाल देती है। बच्चे फिर आजाद हो जाते हैं। वे सब फिर खुशी खुशी वापस अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं।